पगड़ी वाली शपथ के पीछे की कहानी क्या है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ठीक उस शुरुआत पर जहां से ये पूरा सफर। बिहार की सियासत में इन दिनों एक नाम हर तरफ सुनाई दे रहा है, सम्राट चौधरी। तो आखिर कौन है ये, और सत्ता के केंद्र में उनका आना बिहार के लिए क्या मायने रखता है? चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। बिहार की राजनीति में वाकई एक नया दौर शुरू हो गया है। हाल ही में जो नेतृत्व में बदलाव हुआ है, उसके बाद इस नए दौर की बागडोर सम्राट चौधरी जैसे चेहरों के हाथ में आ गई है। अब सवाल ये है कि ये बदलाव बिहार की सियासत को किस दिशा में लेकर जाएगा। तो सवाल तो यही है ना? कौन है ये सम्राट चौधरी, कहाँ से आए हैं और कैसा रहा है इनका अब तक का सफर? आइए परत दर परत इनकी कहानी को खोलते हैं। देखिए, किसी भी नेता को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उसकी जड़ों को देखना पड़ता है। और सम्राट चौधरी की कहानी भी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है, एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक विरासत से। सम्राट चौधरी का जन्म हुआ 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर में। और वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां कह सकते हैं कि भाई राजनीति तो हवा में ही घुली हुई थी। उनके पिता को बिहार की सियासत का दिग्गज नेता कहा जाता है। अब ये जो शब्द है ना, दिग्गज, ये यहाँ बहुत मायने रखता है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई पुराना या अनुभवी नेता हो, नहीं, इसका मतलब है एक ऐसा चेहरा जिसका प्रभाव, जिसका दबदबा दशकों तक कायम रहा हो। और इस दबदबे का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि उनके पिता शकुनी चौधरी एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 7 बार विधायक चुने गए। 7 बार। ये आंकड़ा अपने आप में उनकी राजनीतिक विरासत की पूरी कहानी बयां कर देता है। और कहानी सिर्फ पिता तक ही सीमित नहीं थी। उनकी मां पार्वती देवी, वो भी विधायक रह चुकी हैं। मतलब सम्राट चौधरी के लिए राजनीति कोई करियर चॉइस नहीं थी, ये तो एक तरह से पारिवारिक परंपरा थी जो उन्हें विरासत में मिली। लेकिन ठीक है, विरासत तो मिल गई, पर विरासत के अलावा एक नेता की अपनी पहचान भी तो होती है। तो चलिए अब जरा सम्राट चौधरी की अपनी कहानी, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके शौक पर भी एक नजर डालते हैं। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से पूरी की, और बाद में उनके पब्लिक लाइफ में जो काम रहे उन्हें देखते हुए उन्हें कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से एक ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई। लेकिन उनकी जिंदगी में सियासत और पढ़ाई के अलावा एक और चीज थी, एक जुनून, एक ऐसी बात जो शायद उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। हाँ, क्रिकेट। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट का जबरदस्त शौक रहा है, और लोग कहते हैं कि ये शौक आज भी वैसा का वैसा ही है। ये चीज उनके राजनीतिक व्यक्तित्व से एकदम अलग, एक कह सकते हैं कि मानवीय पहलू को सामने लाती है। तो ये तो हो गई उनकी विरासत और उनकी पर्सनल लाइफ की कहानी। अब देखते हैं कि इन सब चीजों ने मिलकर उन्हें बीजेपी का एक नया और इतना अहम चेहरा कैसे बना दिया। तो देखिए, एक मजबूत राजनीतिक विरासत के साथ शुरुआत तो की, लेकिन सम्राट चौधरी ने अपने दम पर पार्टी के अंदर एक लंबा सफर तय किया है। आज वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बिहार में बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है उसका एक बहुत अहम पिलर और सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक माने जाते हैं। उनका ये सफर यही दिखाता है कि देखो, विरासत आपकी मदद कर सकती है, लेकिन सियासत में अपनी जगह तो खुद बनानी पड़ती है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, सम्राट चौधरी का सत्ता के शिखर पर इस तरह पहुंचना बिहार की राजनीति को आगे किस दिशा में ले जाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर चर्चा, हाँ, वो आज से ही। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो बिहार की राजनीति को एक नया आकार दे रही है। तो कहानी शुरू होती है बिहार विधानसभा से और एक पगड़ी से। ये कोई मामूली पगड़ी नहीं थी, ये सिर्फ सिर पर पहनने की चीज नहीं, बल्कि पूरे 25 साल तक निभाया गया एक वादा थी, एक शपथ। तो आखिर कौन है ये शख्स और इनकी इस पग शुरू हुआ? सम्राट चौधरी की जो राजनीतिक कहानी है वो असल में शुरू होती है उनके पिता, एक बहुत ही प्रभावशाली राजनेता शकुनी चौधरी के साथ। देखिए, उनके पिता सिर्फ कोई आम राजनेता नहीं थे, वो अपने आप में एक राजनीतिक शक्ति थे। बिहार के मुंगेर और खगड़िया जैसे इलाकों में तो उनका ऐसा दबदबा था कि कहते हैं वहां की राजनीति उनके इशारों पर चलती थी। तो अब समझ सकते हैं, यही वो भारी भरकम विरासत थी जो सम्राट चौधरी को मिली थी। लेकिन इतनी बड़ी विरासत होने के बावजूद सम्राट चौधरी का अपना सियासी सफर शुरू होते ही एक बहुत बड़े, कह सकते हैं, एक नाटकीय मोड़ पर आ गया। एक बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई। ये बात है 1999 की। महज 25 साल की उम्र में सम्राट चौधरी को मंत्री बना दिया गया।
अब सोचिए, इतनी कम उम्र में मंत्री बनना ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन इसके ठीक बाद जो हुआ वो किसी राजनीतिक भूचाल से कम नहीं था। उनकी उम्र को लेकर सवाल उठाए गए और मामला सीधा पहुंच गया हाई कोर्ट। एक बड़ा कानूनी और सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया और नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मतलब करियर ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि एक तरह से रीसेट बटन दब गया। वो जो तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, इस एक झटके ने उन्हें वापस स्टार्टिंग लाइन पर लाके खड़ा कर दिया। अब यहां पर उनका करियर खत्म भी हो सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ये एक नई शुरुआत साबित हुई। और उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है कि कैसे उन्होंने जमीन पर उतरकर बिल्कुल जीरो से अपने राजनीतिक करियर को दोबारा बनाया। पिता की विरासत तो थी, लेकिन सम्राट चौधरी ने, जिसे वो खुद अपना बचपन का संघर्ष कहते हैं, उसका सामना किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया, एक लंबा संघर्ष, और इस सब का एक ही मकसद था, अपने पिता की छाया से निकलकर अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान बनाना। तो उनकी वापसी की जो पूरी रणनीति थी, उसके सेंटर में था कोइरी कुशवाहा समुदाय का समर्थन। ये जो समुदाय है, ये बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं डिसाइडिंग वोट बैंक है। और ये बात साफ थी कि इस वोट बैंक को साधे बिना बिहार में कोई बड़ी राजनीतिक कामयाबी मिलना लगभग नामुमकिन था। तो उन्होंने किया क्या? सालों तक जमीन पर संघर्ष किया, लगातार लोगों से मिले, बैठकें की और धीरे धीरे इस समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करते गए। और देखते ही देखते वो सिर्फ एक नेता नहीं रहे, बल्कि इस पूरे प्रभावशाली समुदाय का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद चेहरा बनकर उभरे। तो अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं। देखते हैं कि ये जो लंबा संघर्ष था, ये उन्हें कहां तक लेकर आया, और सबसे जरूरी बात, ये सफर उस पगड़ी वाली शपथ से कैसे जुड़ता है। हुआ ये कि हाल ही में बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हुआ। नीतीश कुमार के जाने से जो एक पावर वैक्यूम, या कह लें कि सत्ता का खालीपन बना, उसने सम्राट चौधरी के लिए वो दरवाज़ा खोल दिया जिसका वो 2 दशकों से ज़्यादा समय से इंतज़ार कर रहे थे। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, सम्राट चौधरी का सत्ता में आना सिर्फ एक चेहरे का बदलना नहीं है, ये बिहार की पॉलिटिक्स के स्टाइल में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। यहाँ देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार की राजनीति है जो गठबंधन और बैलेंस बनाने पर चलती थी, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, और दूसरी तरफ है सम्राट चौधरी, जिनका अंदाज आक्रामक है, पहचान की राजनीति पर केंद्रित है, और जो एक ठोस कुशवाहा वोट बैंक के दम पर आगे बढ़े हैं। मतलब एक पुरानी सधी हुई राजनीति के सामने एक नई पीढ़ी की मुखर पॉलिटिक्स। तो 25 साल का लंबा सफर, और आखिरकार एक शपथ पूरी हुई। लेकिन इस सम्राट के उदय का बिहार के भविष्य के लिए मतलब क्या है? एक विवादित नियुक्ति से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने की ये कहानी बिहार की राजनीति को अब किस दिशा में ले जाएगी, ये सवाल अब सबसे बड़ा है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के एक ऐसे चेहरे की जिनका सफर विवादों, महत्वाकांक्षाओं और जबरदस्त रणनीतिक चालों से भरा पड़ा है। चलिए सम्राट चौधरी के इस राजनीतिक सफर को जरा करीब से समझते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं, आखिर एक नेता का राजनीतिक सफर बनता कैसे है? क्या ये वफादारी से बनता है, महत्वाकांक्षा से, या फिर एक सोची समझी रणनीति से? सम्राट चौधरी के मामले में ये सवाल और भी ज्यादा अहम हो जाता है। तो आज को समझने के लिए शुरुआत तो अतीत से ही करनी पड़ेगी, और सम्राट चौधरी की कहानी शुरू होती है उस वक्त की बिहार की सबसे ताकतवर पार्टियों में से एक, लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से। यहीं उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा का पहला कदम रखा था, और उनका उदय कमाल का तेज था। 90 के दशक में राजनीति में आए और कुछ ही सालों के अंदर न सिर्फ विधायक बने, बल्कि 1999 तक तो मंत्री पद भी हासिल कर लिया। सोच कर देखिए, इससे उनकी शुरुआती राजनीतिक ताकत और उनकी काबिलियत का साफ अंदाजा लगता है। लेकिन देखिए, राजनीति में सफलता अक्सर अकेले नहीं आती, वो अपने साथ चुनौतियां भी लाती है। और उनकी इस तेजी से मिली कामयाबी पर बहुत जल्द एक बड़े विवाद का साया पड़ गया। एक ऐसा विवाद जिसने उनके करियर को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। साल था 1999। उन्हें कृषि मंत्री जैसा एक महत्वपूर्ण पद दिया गया, और उम्र सिर्फ 31 साल। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसके साथ ही वो राबड़ी देवी सरकार के इतिहास के सबसे युवा मंत्री बन गए। लेकिन देखिए, किस्मत का फेर, जो उम्र उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि का प्रतीक थी, वही उनके लिए एक राजनीतिक सिरदर्द बन गई। उनकी नियुक्ति को लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया और उनकी पात्रता पर ही सवाल उठने लगे। ये विवाद इतना बढ़ा कि उन पर इस्तीफा देने का जबरदस्त दबाव बन गया, और आखिरकार उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा।
ये उनके तेजी से ऊपर जाते करियर का पहला और बहुत बड़ा झटका था। एक ऐसा सबक जिसने शायद उनके आगे के हर फैसले पर गहरा असर डाला। और इस झटके के बाद चौधरी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने बिहार की राजनीति में कह सकते हैं भूचाल ला दिया। उन्होंने उसी पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया जिसने उन्हें राजनीति में पहली पहचान दी थी। साल 2014 ये उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित हुआ। उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया, जो सालों से उनका राजनीतिक घर था, और पाला बदलकर किधर गए? अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में। और सुनिए, ये कोई आम दल बदल नहीं था, वो अकेले नहीं गए थे। माना जाता है कि उन्होंने आरजेडी के 13 विधायकों को अपने साथ तोड़ लिया और पार्टी में एक बहुत बड़ी फूट डाल दी। 13, ये नंबर छोटा नहीं है। ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लिए एक जबरदस्त झटका था, और इस एक कदम ने सम्राट चौधरी को एक बड़े रणनीतिकार के रूप में स्थापित कर दिया। तो इस बड़ी राजनीतिक चाल के साथ ही चौधरी ने अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ा और एक नए गठबंधन के साथ अपनी राजनीतिक कहानी को फिर से लिखने के लिए तैयार हो गए। उनका अगला सफर भी इन राजनीतिक गठजोड़ों का एक बड़ा ही दिलचस्प अध्याय है। पहले तो वो जेडीयू सरकार में फिर से मंत्री बने, फिर जब जीतन राम मांझी अलग हुए तो उनकी नई पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम में शामिल हो गए, और फिर आखिरकार उन्होंने अपना राजनीतिक भविष्य देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ जोड़ लिया। तो अगर हम उनके पूरे करियर पर एक नज़र डालें तो साफ दिखता है कि ये 3 अलग अलग चरणों में बटा हुआ है। पहले एक युवा और होनहार मंत्री का उदय, फिर एक चतुर रणनीतिकार जिसने पूरा खेल पलट दिया, और आखिर में एक ऐसा नेता जो नए नए गठबंधन बनाने और सियासी हवा का रुख पहचानने में माहिर हो चुका है। तो आखिर में वही सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है, सम्राट चौधरी का ये सफ़र क्या ये सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा का नतीजा है, या फिर वक्त के साथ उनकी विचारधारा में आए बदलाव को भी दिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद राजनीति की जटिल दुनिया में ही कहीं छिपा। भारतीय राजनीति में ना कभी कभी एक छोटा सा प्रतीक या एक कसम सत्ता के पूरे समीकरण को बदल कर रख देती है। आज की इस पड़ताल में हम यही देखेंगे कि कैसे बिहार में एक नेता की पगड़ी ने एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की कहानी लिख दी। तो सवाल यही है कि एक केसरिया पगड़ी क्या वो सिर्फ एक पहनावा थी, या फिर एक बहुत सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा जिसने बिहार की सत्ता का भविष्य ही तय कर दिया? आइए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हाँ, तो बात शुरू होती है यहां से। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक राजनीतिक प्रतिज्ञा थी। 2022 की गर्मियों की बात है, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा तो सम्राट चौधरी ने ये केसरिया पगड़ी बांधी और ये कसम खाई। ये पगड़ी आप कह सकते हैं उनके विरोध और उनके संकल्प का एक बड़ा प्रतीक बन गई। लेकिन सवाल यह है कि चौधरी के इस कसम में इतना दम आया कहां से? इसका जवाब छिपा है बिहार के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण में, जिसे लव कुश ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ये कोई एक समुदाय नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक गठबंधन है। तो ये लव कुश आखिर है क्या? देखिए, ये कोई पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति की जमीनी हकीकत है। ये कोयरी, कुशवाहा और कुर्मी जातियों का एक मजबूत वोट बैंक है। ये दोनों समुदाय ऐतिहासिक रूप से खेती से जुड़े रहे हैं और इन्होंने राजनीति में अपनी अहमियत बार बार साबित की है। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 2023 की जाति जनगणना के अनुसार कुशवाहा और कुर्मी दोनों मिलकर राज्य की आबादी का लगभग 7% हिस्सा हैं। अब ये सुनने में शायद यादवों या ईबीसीज के मुकाबले कम लगे, लेकिन बिहार की सियासत में जहां हार जीत का फासला बहुत कम होता है, ये 7% वोट किसी भी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ सकता है। अच्छा, ये समझने के लिए कि लव कुश जैसे समुदाय इतने जरूरी क्यों हो गए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं बिहार की पॉलिटिक्स के इतिहास में। एक जमाना था जब यहां सवर्ण जातियों का बोलबाला था, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। आज़ादी के बाद तो देखिए कांग्रेस का ही राज था, लेकिन 70 के दशक आते आते कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेताओं ने पिछड़ी जातियों को एक आवाज दी। फिर आया 90 का दशक और मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जिसने इस ओबीसी पहचान को और भी पक्का कर दिया। और इसके बाद का दौर था लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं का, जिन्होंने जातिगत समीकरणों पर ही अपनी पूरी राजनीति की नींव रखी और बिहार की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल दी। तो इस बदले हुए सियासी मैदान में हर बड़ी पार्टी की कोशिश यही रहती है कि किसी तरह लव कुश वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए।
और इसके लिए जो रणनीतियां अपनाई जाती हैं वो भी काफी दिलचस्प हैं। हर पार्टी का अपना अपना गेम प्लान है। जेडीयू नीतीश कुमार के कुर्मी होने और उनके विकास के मॉडल पर टिकी रही। वहीं बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़कर सम्राट चौधरी, जो एक कुशवाहा नेता हैं, उन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, मतलब सीधा संदेश। और आरजेडी ने भी अपने पारंपरिक यादव मुस्लिम समीकरण से बाहर निकलकर इन समुदायों के उम्मीदवारों को टिकट दिए, मतलब लड़ाई एकदम कांटे की है। और ये लड़ाई कितनी करीबी है इसका अंदाजा 2020 के चुनावों के एग्जिट पोल से साफ हो जाता है। एनडीए और महागठबंधन के बीच वोट शेयर का अंतर देखिए, बहुत ही मामूली सा है। यही दिखाता है कि बिहार में एक एक वोट, एक एक समुदाय कितना कीमती है। और यहीं पर लव कुश जैसा वोट बैंक किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है। चलिए अब वापस आते हैं अपनी कहानी के मुख्य किरदार सम्राट चौधरी और उनकी पगड़ी पर। तो उनकी उस कसम का क्या हुआ? क्या वो सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट था या उसका कोई नतीजा भी निकला? तो देखिए, पगड़ी की ये पूरी यात्रा 2022 में शुरू हुई। जनवरी 2024 में जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर एनडीए में वापसी की, तो चौधरी ने कहा कि उनकी प्रतिज्ञा का पहला चरण पूरा हो गया। इसके बाद उन्होंने वो पगड़ी अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित कर दी और अंत में 15 अप्रैल 2026 को वे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। वैसे उनका राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने अपनी राजनीति आरजेडी से शुरू की, फिर जेडीयू में गए और आखिरकार 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी में उनका कद तेजी से बढ़ा और वे प्रदेश अध्यक्ष से होते हुए मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी। ये बीजेपी के लिए बिहार में एक ऐतिहासिक क्षण था। पहली बार पार्टी का कोई अपना नेता राज्य का मुख्यमंत्री बना, जो राज्य की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तो इस पूरे घटनाक्रम से हमें क्या समझना चाहिए? ये बदलाव बिहार की राजनीति के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, इस बदलाव से कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ पुराने जातिगत समीकरणों को चुनौती मिल रही है, जिससे गैर यादव और गैर कुर्मी पिछड़ी जातियों के लिए एक नया मंच तैयार हो रहा है। हो सकता है इसी वजह से अब राजनीति का ध्यान विकास, रोजगार और पलायन जैसे असली मुद्दों पर जाए। और इस सब के बीच युवा वोटर और सोशल मीडिया अपनी एक अलग ही भूमिका निभा रहे हैं। और आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। क्या सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार में एक नए मुद्दा आधारित राजनीतिक युग की शुरुआत है, या ये सत्ता के लिए वही पुराना जातिगत खेल है, बस एक नए चेहरे के साथ? इसका जवाब तो खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार। बिहार की राजनीति में ना एक बहुत बड़ा मोड़ आ रहा है, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और इस कहानी के केंद्र में है सम्राट चौधरी। पर सवाल ये है कि क्या वो उन बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे जो बिहार का भविष्य तय करेंगी? चलिए आज इसी सवाल की तय तक जाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, नाम में तो सम्राट हैं, पर क्या सम्राट चौधरी वाकई बिहार की सियासत के अगले सम्राट बन पाएंगे? यकीन मानिए ये सवाल आज पटना से लेकर दिल्ली तक हर राजनीतिक गलियारे में गूंज रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सम्राट चौधरी हैं कौन और इनका राजनीति में ऊपर आना बिहार के पूरे पॉलिटिकल सीन को ये कहा जा सकता है कैसे बदल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, सत्ता का ताज कांटों से भरा होता है। सम्राट चौधरी के सामने भी कोई फूलों की सेज नहीं है, बल्कि उनके सामने है 3 ऐसी बहुत बड़ी चुनौतियां जो दशकों से, मतलब सालों से बिहार की तरक्की के रास्ते में खड़ी हैं। तो ये 3 चुनौतियां कौन सी हैं? पहली, बेरोजगारी, दूसरी, उद्योगों की जबरदस्त कमी और तीसरी, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था। सच कहें तो ये एक ऐसा पहाड़ है जिस पर चढ़ने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। तो चलिए पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती को देखते हैं, बेरोजगारी। देखिए, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, ये तो बिहार के हर घर की, हर नौजवान की कहानी है। लाखों पढ़े लिखे युवा हैं जो मौके की तलाश में हैं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना यही सबसे बड़ी, सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी चुनौती पर, और ये सीधे सीधे पहली से जुड़ी है, उद्योग यानी इंडस्ट्री। बिहार में नई इंडस्ट्री को लाना और जो पहले से हैं उन्हें बचाए रखना, ये हमेशा से एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। और सीधी सी बात है, बिना इंडस्ट्री के विकास के रोजगार कहाँ से आएगा? ये लगभग नामुमकिन है। और फिर है तीसरी,
पर उतनी ही जरूरी चुनौती लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कानून और व्यवस्था। सोचिए, किसी भी विकास की नींव क्या होती है? एक सुरक्षित और स्थिर माहौल। अगर नींव ही कमजोर हो तो इमारत कैसे बनेगी? तो इस मोर्चे पर सुधार लाना ये बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि इन पहाड़ जैसी चुनौतियों से निपटा कैसे जाए? देखिए, बिहार की राजनीति की सच्चाई ये है कि यहाँ विकास के वादों से भी पहले जातीय समीकरणों को साधना पड़ता है। और यहीं पर एंट्री होती है मशहूर लव कुश फॉर्मूला की। तो आखिर ये लव कुश समीकरण है क्या भला? दरअसल ये एक पॉलिटिकल टर्म है। इसका इस्तेमाल होता है कुर्मी और कोयरी जातियों के मिले जुले एकजुट वोट बैंक के लिए। और बिहार की राजनीति में ये समीकरण इतना पावरफुल है कि ये किसी की भी जीत या हार तय कर सकता है। और ये समीकरण इतना ताकतवर क्यों है, ये इस तस्वीर से बिल्कुल साफ हो जाता है। बिहार का जो इतना बड़ा ओबीसी वोट बैंक है ना, उसके अंदर कुर्मी और कोयरी जातियों का ये लवकुश गठबंधन एक इतना मजबूत गुट बना देता है कि वो किसी भी चुनाव का पासा पलट सकता है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ जातीय समीकरण साधने से बिहार का भविष्य बदल जाएगा? शायद नहीं। असली बदलाव अगर लाना है तो फोकस करना होगा राज्य के युवाओं पर, अगली पीढ़ी पर। और इसका सीधा सीधा मतलब है उन लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना जो दिन रात बीपीएससी, एसएससी और पुलिस भर्ती जैसी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। इन्हीं क्षेत्रों में जो नीतियां बनेंगी वही तय करेंगी कि बिहार का नौजवान बिहार में रुकेगा या यहां से पलायन कर जाएगा। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या बिहार का भविष्य बदलेगा? इसका जवाब अगर देखा जाए तो बस 2 शब्दों में छिपा है, धैर्य और इच्छा शक्ति। और सच तो ये है कि सम्राट चौधरी का अब तक का जो राजनीतिक सफर रहा है ना, वो खुद में एक सबक है। वो ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स में सब्र रखना और सही वक्त का इंतजार करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सम्राट चौधरी के पास वो धैर्य और वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो बिहार को एक नए भविष्य की तरफ ले जा सके, या फिर वो भी उसी पुराने राजनीतिक चक्र में फंसकर रह जाएंगे? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त